बच्चों हमारा अध्याय 1 चल रहा है जिसमें हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं और क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है और प्रश्नों की श्रृंखला में हमने अभी तक 29 प्रश्न कर लिए, 1 से लेकर 29 तक कर लिए। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जो हमारी एनसीईआरटी बुक का है, देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार आप कि गाउस का नियम का उपयोग किए बिना, ध्यान देना शब्द को, गाउस का नियम उपयोग किए बिना यानी इस नियम का प्रयोग नहीं करना, एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के, भाई रैखिक आवेश घनत्व याद है ना आपको, ठीक है, लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, गाउस के नियम का प्रयोग नहीं करना है, बिना इसकी सहायता से, बिना गाउस के नियम के प्रयोग की सहायता से हमें लंबे पतले तार के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना हेतु जो सूत्र मिला था उसको प्रतिपादित करना है, उसका व्युत्पन्न करना है, ठीक है। हालांकि बुक में हिंट दिया हुआ है, परीक्षा में हिंट नहीं मिलता है, क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन की सहायता से किया जा सकता है। वैसे बच्चों आप समाकलन के बारे में आपको कक्षा 11 में थोड़ा बहुत बताया था, वहाँ में आपने समाकलन के बारे में देखा होगा, समझा भी होगा। समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित समाकलन में लिमिट्स होते हैं, ये ध्यान होगा आप लोगों को। समाकलन 2 तरह का होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इस तरह अपन ने लिख दिया और यहाँ पे मैंने कोई शब्द लिख दिया, जैसे मुझे x² और इसका dx लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ये अनिश्चित समाकलन है। x² का समाकलन करूँगा, पता है आप लोगों को सूत्र ध्यान नहीं है, पावर 3 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। जो अनिश्चित समाकलन होता है उसमें प्लस c लगा के चलते हैं। एक होता है आपका निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर इसी को मैं निश्चित समाकलन बनाऊं तो निश्चित समाकलन के इस तरह होगा, ये तो रहेगा अपने पास x² dx, यहाँ पे आपको कोई ना कोई लिमिट दी होगी नीचे और ऊपर लगा के लिमिट दे देंगे। जैसे मान लो ये दे दिया 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, तो ये नीचे जो दिया हुआ है ये तो क्या है, निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, और ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है, उच्च सीमा है। ये निश्चित समाकलन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इसको हल कैसे करते हैं, हल करने का तरीका तो वही है, पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसा कि आपने अनिश्चित में किया था, बस c नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। भाई ये x³ आ गया ना, x³ आ गया, तो इसमें लिमिट लगाएंगे 2 से लेके 5 तक, ठीक है। अब कैसा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। x से जब हम अपर वैल्यू रखते हैं कितनी, 5, तो ये आ गया 5 का क्यूब, x की जगह क्या रखूँगा, 5 रखूँगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, फिर रखूँगा 2, तो ये आ गया 2 का क्यूब बटे में 3। इसको आगे हल कर सकते हैं, ये तो 3 एलसीएम आ जाएगा, इतना तो जानते ही हो आप। 5 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 125, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 125 में से 8 घटा लो, कितना आएगा, 117 आएगा, घटाना सही से, तो ये आ गया मेरे पास 117 बटे 3। इस तरह ये निश्चित समाकलन होता है। तो समाकलन आना चाहिए, सूत्र आपको बताए हुए हैं, और जो गणित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो पूरी किताब है इस साल समाकलन की, है ना। और जो बायो वर्ग के हैं, जो बायो से हैं, उनको कक्षा 11 में समाकलन का सूत्र बताए हुए हैं। फिर भी यहाँ पे जो समाकलन सूत्र मेरे काम में आएगा उसका सूत्र बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या करें, हल करें इसको। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व का लंबा आवेशित तार है ना। उसके कारण मुझे क्या करना है, तार से सीधी दूरी कितने पे, r दूरी पे, तार से मैंने क्या किया, r दूरी पे एक बिंदु ले लिया P। यहाँ पे हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। चित्र बना लें, या बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये चित्र, समझिए इस चित्र को। इस चित्र में देखिए हमने क्या किया, एक अपने पास ये तार है, ये तार क्या है, लंबा सारा तार है, अनंत लंबाई का है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इस पे अपन ने क्या किया, धन आवेश दे रखा है, ये अपने पास क्या है, धन आवेश है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अपन ने क्या किया, धन आवेश दे दिया, ये सारे धन आवेश हो गया। तार की लंबाई तो अनंत है, भाई लंबाई तो अनंत है ना अपनी, इसकी लंबाई तो क्या है, अनंत है। हम क्या करते हैं, इसमें एक बिंदु लेते हैं O, केंद्र बिंदु मान सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक O बिंदु ले लिया, इससे इस O बिंदु से मैं क्या कर रहा हूँ, R दूरी पे, कितनी दूरी पे, R दूरी पे, ये R दूरी लिया, इससे R दूरी पे एक क्या है मेरे पास, बिंदु P है, कितनी दूरी पे, तो यहाँ पे कितनी दूरी है, R दूरी है, ठीक है। इस पे मुझे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गणना करने के लिए मैं क्या करूँगा,
ऊपर की ओर यहाँ पे एक छोटा सा क्या करें, अल्पांश ले लेते हैं। कितनी दूरी पे, L दूरी पे, और नीचे की ओर भी बराबर दूरी पे क्या किया, अल्पांश ले लिया। अब अल्पांश ले लिया तो उस अल्पांश की लंबाई क्या मानेंगे, जब भी अल्पांश की बात करते हैं तो d मान के मानते हैं। तो अल्पांश की लंबाई क्या मान ली मैंने, dl मान ली। उसमें आवेश कितना है, तो आवेश कहूँगा मैं कितना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें आवेश क्या है, तो आवेश कितना है, dq है। समझ गए बात को, आवेश कितना है, dq है। ठीक है, अब देखिए ऊपर dl नीचे dl, 1 और 2 कह सकते हो आप इसको। अब क्या होगा, इस बिंदु पे ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, दिशा कैसी होगी, तो इससे अगर मैं निकालूंगा तो ये दिशा इस ओर जाएगी। ये दिशा क्या होगी, इस ओर जाएगी। मान लीजिए ये आपका क्या है, DE1 है। कितना है ये, DE1। ऐसे इसकी बात करूं तो इससे क्या होगा, ये बनेगा अपने पास, और इसको अपन क्या मान लें, DE2 मान लें। एक को DE1 मान लिया, एक को DE2 मान लिया। बिल्कुल सही सोच रहे हो। दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, क्षेत्रफल हमने अल्पांश बराबर का ले रखा है, इधर से भी हमने दूरी बराबर ले रखी है। दूरी क्यों बराबर है, ये देखिए ये R है, ये L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर ही आएगी ना। कर्ण दोनों की क्या होगा, बराबर आएगा। अभी दूरी निकालेंगे भी कितनी आती है। तो फिलहाल ये पता चल गया कि दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया DE1 और DE2 क्या होंगे, बराबर आएंगे। कितना आएंगे वो भी देखते हैं। DE1 और DE2 तो क्या होंगे, बराबर आएंगे। इन दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। इस पे भी आ रहे हैं भी। क्लियर। अब इनको क्या करें, परिणामी तीव्रता तो निकालें। तो जब आप परिणामी तीव्रता निकालोगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको थीटा कोण मान रखा है। मैंने इसको क्या कर रखा है, ये थीटा कोण मान रखा है। अर्धक है, ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, थीटा ही आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करो। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करो तो इसका जो DE1 का है, इसका क्षैतिज घटक तो क्या होगा, इधर की ओर आएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, इधर की ओर होगा। क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, DE कोस थीटा। 1 है तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये लिख देता हूँ आपको, DE1 कोस थीटा। ये इसका क्या हो गया, क्षैतिज घटक आ गया। ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर जा रहा है तो ये क्या है अपने पास, DE1 साइन थीटा। ये क्या हो गया आपके पास, इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। समझ गए बात को। चलिए इसकी बात कर लो DE2 की। DE2 की बात करोगे तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ये वाला ही होगा। इसका क्षैतिज घटक भी क्या होगा, ये वाला ही होगा। नाम क्या दोगे इसका, तो नाम हो जाएगा DE2 कोस थीटा। ये इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, DE2 कोस थीटा ये इसका घटक हो गया। कौन सा, क्षैतिज वाला। ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर जाएगा इसका, और ऊर्ध्वाधर घटक लोगे क्या होगा, DE2 साइन थीटा। अब काम की बात सुनिए, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये बात अपने को सबको समझ में आ गई होगी। भाई अपन ने क्या किया, एक बार और अच्छा सा चित्र बना के दिखा दूँ तो और समझ में आ जाए आपके पास। हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, ये क्या था, लंबा तार था अनंत लंबाई का। ठीक है, यहाँ पे हमने बीच में एक बिंदु O लिया था, ये बिंदु O ले लिया था, और इससे कितनी दूरी पे, हमने कहा इससे R दूरी पे एक बिंदु P लिया है, जिस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर हमने क्या किया, O से L दूरी पे हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया। अल्पांश कितना, DL का, DL लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। इतना ही नीचे L दूरी पे ही नीचे को और भी हमने क्या किया, अल्पांश ले लिया DL। दोनों अल्पांश क्या है, बराबर है, दूरी भी क्या है, बराबर है। अब ऊपर वाले अल्पांश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी किस पे, P पे। ये इस दिशा में जाएगा। इसको हमने क्या नाम दिया, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, E1 नाम दिया। ठीक है, क्या दिया हमने, E1 दिया। और इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण इधर जाएगा। हमने इसको क्या नाम दे दिया, E2 नाम दिया। हमने क्या नाम दिया, E2। अब हमने इसके बाद क्या किया, इनका परिणामी निकालना है मुझे, E1 और E2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना था, ये एंगल माना था। ये एंगल कितना है, थीटा, और ये भी कितना हो गया, थीटा। इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो एकांतर कोण की वजह से ये भी क्या होंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। ये भी बात समझ में आ गई आगे अपने। अब देखिए E1 और E2 क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे,
क्यों होंगे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जो आवेश होगा वो डी क्यू होगा और यहाँ पे भी आवेश क्या होगा, डी क्यू ही होगा। आवेश बराबर है, ये दूरी देखनी थी बराबर आएगी कि नहीं आएगी, तो चलिए इस दूरी को भी दिखा देता हूँ। ये आर है, ये एल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे है। इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ये जो अपना त्रिभुज है ना, छोटा सा बना देता हूँ अलग से, इस वाले त्रिभुज में आ जाए तो ये 90 डिग्री का, ये थीटा का, ये एल और ये आर। कोस थीटा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कोस थीटा होता है लाल बटा कक्का से। बताइए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो ये दूरी x मानो तो आधार तो कितना हो गया r है ना, और कर्ण कितना हो गया x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इससे x का मान निकालना है। ये x इधर लाऊंगा तो ये आ गया r बटा कोस थीटा। क्या हो गया अपने पास, r बटा कोस थीटा। अब देखिए इतना तो ध्यान है, ये बटे में कोस है तो ऊपर ले जाके हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो दूरी आ गई मेरे पास, वो कितनी आ गई, r सेक थीटा आ गई। सेम ऐसा कैसा करूँगा, तो ये वाली भी दूरी कितनी आएगी मेरे पास, वही आएगी r सेक थीटा, ठीक है। दूरी बराबर आ गई, इसलिए E1 और E2 का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है। दिशा आपको बताया था अगर बराबर होता है तो इनके अर्धक से निकलता है, तो ये इसकी क्या होगी, परिणामी की दिशा होगी। इसको भी देख लें कैसे हुआ, इसको भी देख लें। ये जो मेरा E1 है ना, इसके दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज होगा, एक ऊर्ध्वाधर होगा। तो क्षैतिज घटक तो ये हो गया ये वाला, तो इसका नाम दे दिया मैंने क्या, E1 क्या होता है, क्षैतिज में कोस ही तो होता है, तो ये आ गया E1 कोस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर लगेगा, तो ये हो गया इसका E1 कितना, साइन थीटा, E1 साइन थीटा। ऐसे ही बात करूं मैं E2 की, तो E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो ये वाला हिस्सा ही तो होगा, इधर ही तो जाएगा भाई, इधर ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया E2 कोस थीटा, और इसका अपन ऊर्ध्वाधर लें तो ये हो जाएगा अपने पास E2 साइन थीटा। ये चित्र अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब जब आपके पास चित्र समझ में आ गया तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बात ध्यान से सुनने की है। E1 साइन थीटा नीचे की ओर है और E2 साइन थीटा क्या है, ऊपर की ओर है। दोनों क्या हैं, परिमाण में बराबर है, तो क्या होगा, निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो कट गया, कट गया। अब बचा क्या आपके पास, तो आप कहोगे सर फाइनली जो हमारे पास बचा है वो ये बचा हुआ है भाई, ये तो बचा हुआ है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। किसके लिए, ऊपर DL और नीचे भी क्या है, DL है, यानी दो DL के लिए। एक DL भाई DL, ये भी DL, इधर E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा दोनों बराबर हैं। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देना मेरी इस बात पे, कि इस DL के लिए तो E1 कोस थीटा बच गया और इस DL के लिए क्या बचा, E2 कोस थीटा बचा। समझ रहे हो। तो कुल मिला के केवल एक DL की बात करूं, केवल मैं क्या करूं, एक DL की बात करूं कि केवल एक DL के लिए क्या बचा, तो आप कहोगे सर एक DL के लिए तो हमारे पास क्या बचा है, E1 कोस थीटा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, E1 कोस थीटा। तो जो मेरे पास तीव्रता आ रही है, एक DL के लिए जो तीव्रता आ रही है वो क्या आ रही है, E कोस थीटा आ रही है। इस बात को अच्छी तरह क्लियर करना। आप कतई वहाँ पे ये मत लिख देना E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा तो क्या है, इन दोनों के लिए, DL और DL के लिए। मैं एक की बात कर रहा हूँ, केवल एक DL की बात कर रहा हूँ। तो एक DL के लिए क्या होगा, या तो E1 कोस थीटा बोलेंगे या E2 कोस थीटा बोलेंगे। क्लियर ये बात। जब आपकी ये बात क्लियर हो गई तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि ऐसे अल्पांश खूब सारे हो सकते हैं, इतने ही है ना। DL लंबाई का अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अल्पांश ले सकते हैं। जब आप DL लंबाई के बहुत सारे अल्पांश ले सकते हैं तो सबका क्या होगा, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, ऐसे तो बोलोगे। तो इन सबका जब निकालते हैं तो आपको ध्यान है, सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है, समाकलन करना होता है। सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है, समाकलन करना होता है। तो आगे हम समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर है, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ देख ली, जो आपके सामने लिखा हुआ मिल रहा है, ये चीज़ अपन ने सारी देख ली कि DE कोस थीटा एक ही में आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो E आएगा वो क्या आएगा, सबको जोड़ेंगे भाई। E कंप्लीट जो आएगा, यहाँ पे जो अपने पास बहुत सारे अल्पांश थे ना, तो एक DL के लिए E कोस थीटा है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए खूब सारे DL से मिलके बना हुआ है।
ये जो तार है बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो संपूर्ण जो है इस बिंदु पे क्या करेंगे, बहुत सारे अल्पांश आएंगे ना पी पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो जोड़िए या फिर इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये अपन ने इंटीग्रेशन करके रखा है, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे ना। आप 2 DE cos थीटा नहीं लिखेंगे, अधिकांश बच्चे यहाँ पे यही गड़बड़ी करके आते हैं, वो DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा लिख देते हैं, जो कि गलत है। सिंपल 1 DE cos थीटा आएगा 1 DL के लिए, 2 DL के लिए 2 DE cos थीटा, 3 के लिए 3 DE cos थीटा और n के लिए n DE cos थीटा। लेकिन n DL के बजाय हमने क्या किया, समाकलन कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, वहाँ पे समाकलन कर दिया। हमने n DE cos थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का प्रयोग किया है। जब आपके पास ये बात समझ में आ गई तो आगे की कहानी बड़ी आसानी से हो जाएगी, आगे अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने पास आ गया E बराबर DE cos थीटा। ठीक है, हमें वहाँ क्षेत्र देखना है, हमें क्या करना है, क्षेत्र देखना है कि जो DL ले रहे हो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो। इस DL की बात करूँ तो देखिए माइनस अनंत से कहाँ तक जाएगा, ये प्लस अनंत तक जाएगा। अनंत लंबाई का बताया ना मैंने, बीच में क्या किया, केंद्र बिंदु ले लिया। तो ये माइनस अनंत से क्या होगा, प्लस अनंत तक जाएगा। तो मेरी जो लिमिट लगेगी वो लिमिट लग जाएगी माइनस अनंत से लेके प्लस का अनंत। ठीक है, माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस DE का मान रख देना है। जो अपने पास E है ना, इस DE का मान क्या करेंगे, रख देंगे। और ये मान क्या होता है, आपको पिछले अपन ने पढ़ रखा है, वहाँ पे आपको बताया हुआ है क्या होता है, K लैम्बडा, फिर वो क्या होती है, लंबाई आ जाती है, और बटे में क्या होता है, दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने, यहाँ जो है अपने पास देखिए ये वाला, तो जो आवेश है ना अपने पास, तीव्रता जो है, तो तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है KQ बटे में R स्क्वायर। R की जगह यहाँ पे क्या है, R sec थीटा है। तो फिर अपन DQ का जो मान निकालेंगे, आपको पता है, आपको क्या दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है। लैम्बडा क्या है, आवेश घनत्व है, रेखिक आवेश घनत्व है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, K लैम्बडा इंटू DL। समझ गए क्या भाई, एक क्षेत्र के लिए लैम्बडा है तो DL क्षेत्र के लिए आवेश कितना होगा, तो लैम्बडा इंटू DL ही होगा ना भाई। एक क्षेत्र के लिए क्या है, लैम्बडा का मतलब क्या होता है, लैम्बडा का मतलब होता है एक के लिए। अब मुझे क्या करना है, DL लंबाई के लिए चाहिए, तो DL लंबाई के लिए क्या होगा, जिसको लैम्बडा को क्या करूंगा मैं, DL से गुणा कर लूंगा, तो ये मेरा आवेश आ जाएगा लैम्बडा इंटू DL। तो यहाँ मैं Q की जगह क्या करूंगा, लैम्बडा इंटू DL रख दूंगा। नीचे जो मेरी दूरी है, ये जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर आई है, अभी मैंने आपको निकाल के बताई थी। दूरी कितनी आई थी मेरे पास, R sec थीटा आई थी। तो ये मान रख दूंगा। तो जब मैं अपने पास इन सब का मान रख देंगे, तो आगे आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फंडा यूज करना है, मैथ लगानी है पूरी की पूरी। यहाँ तक तो हमारी क्या थी, फिजिक्स चल रही थी, अब प्योर मैथ चलेगी। भाई मैंने क्या किया, मान रख दिया, K रख दिया, लैम्बडा रख दिया, DL रख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका देखिए आप। ठीक है, हम कैसे करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो समाकलन करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि ये कहते हैं कि कुछ रखिए जिससे समाकलन आपका क्या हो, आसान हो जाए। अगर आप चित्र में वापस जाते हो तो L बराबर R tan थीटा होता है क्या, चित्र को वापस देखें और मैं यहाँ से tan थीटा निकालना चाहूँ, चलिए निकाल ही देते हैं। इस चित्र में मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ। tan थीटा तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार होता है ना। tan थीटा ये तो होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो इस थीटा के सामने कितना आ गया, L भाई। इसके बिल्कुल सामने जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और नीचे जो रह गया वो R। तो ये आ गया अपने पास, देखिए tan थीटा बराबर L बटा R आ गया। tan थीटा बराबर क्या आ गया, L बटा R। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ L बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिखा हुआ है वैसे तो, L बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, R tan थीटा लिख सकते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, R tan थीटा। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है भाई। मुझे क्या करना है, जैसे L है तो L बराबर है मेरे पास R tan थीटा। ठीक है, मैं इसका अवकलन करता हूँ तो L का जो अवकलन होता है वो DL होता है। ठीक है, R अपना क्या है, बाहर निकालने क्योंकि कांस्टेंट है। tan थीटा का अवकलन करोगे तो tan थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या करेंगे तो क्या होगा, d थीटा होगा। कक्षा 11 में आपको ये बताए हुए हैं, नहीं पता है तो मैंने यहाँ लिख दिया, लिख दूँ साइड में। चलिए एक बार साइड में लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, आपको ध्यान रहे कि
टेन थीटा का जब अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो dl बराबर लिख दिया मैंने r सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का भी वापस करेंगे d थीटा। तो dl की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे जो dl आएगा ना मेरे पास, इसकी जगह मैं लिखूंगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। जब भी हम कुछ मानते हैं या प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट को भी बदलना पड़ता है। मैं क्या करूँगा, l की जगह r टेन थीटा रखूँगा, l की जगह क्या करूँगा, r टेन थीटा रखूँगा। जब मैं l की जगह r टेन थीटा रखूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या है, देखिए d थीटा भी रखूँगा, तो थीटा के सापेक्ष में समाकलन करूँगा। आगे जो करूँगा वो क्या करूँगा, थीटा के सापेक्ष समाकलन करूँगा। तो थीटा में ये वे जो वैल्यू है ना, अभी जो माइनस अनंत और अनंत है, ये तो l के सापेक्ष वैल्यू है। अब मुझे थीटा में लाना है तो थीटा की ही वैल्यू होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ये बिल्कुल अनंत तक ले जाना चाहता हूँ तो ये कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नीचे बिल्कुल गिराना चाहता हूँ, ये लाइन जो है ना, ये और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, यूँ आ जाए, तो एक स्थिति ऐसी होगी कि बिल्कुल क्या होगी, सीधी हो जाएगी। तो कहाँ तक चला जाएगा, ये -π/2 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, -π/2 तक चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, π/2 और -π/2 होगी। एक तो ये तरीका है, फिजिक्स के हिसाब से हमने देख लिया। भाई इसको ऊपर लेके जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक आओगे। यहाँ तक का मतलब क्या हो गया, π/2 90 डिग्री सीधा हो गया ना, ये बिल्कुल यूँ हो सकता है, और नीचे गया तो माइनस का 90 डिग्री। ये आपका क्या है, फिजिक्स के हिसाब से। तो इसकी लिमिट जो होगी अपने पास कितनी हो जाएगी, -π/2 से लेके प्लस का π/2 हो जाएगा। मैथमेटिकल देखना चाहते हो तो मैथमेटिकल भी देख लो आप। हमने क्या किया है, L बराबर, हमने यहाँ क्या किया है, L बराबर r टेन थीटा रखा है। हमने क्या किया, L बराबर r टेन थीटा रखा है। वहाँ जो L की लिमिट थी, अगर मैं अनंत लेता हूँ, पहले अपर लिमिट थी ना, यहाँ पे अपने पास क्या थी, अपर लिमिट थी अनंत, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, L की जगह अनंत लेता हूँ। तो देखिए L की जगह अनंत और ये r टेन थीटा, यानी कुल मिला के टेन थीटा क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो टेन थीटा का अनंत कब मान होता है, अनंत तब होता है जब इसका मान क्या हो, थीटा का मान क्या हो, π/2 हो। थीटा का मान क्या हो, π/2 हो। अगर मैं माइनस अनंत लेना चाहता हूँ, यानी प्लस माइनस लगा दूँ, है ना, प्लस माइनस लगा दूँ, तो माइनस अनंत कब होगा भाई, माइनस अनंत कब होगा, जब थीटा का मान क्या करोगे आप, माइनस का लोगे। तो कुल मिला के मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है कि अब जो मेरी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो क्या होगी, -π/2 से प्लस का π/2 होगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ जो मेरे पास था क्या, अपने पास dl, तो dl का मान क्या रख देंगे हम, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा रख देंगे। तो रख दें, चलिए। तो यहाँ पे मैंने dl का मान रख दिया r सेक स्क्वायर थीटा, और ये रखा हुआ है मेरे पास d थीटा। लिमिट बदल दी, माइनस अनंत से जो अनंत था, अब मैंने लिमिट को बदल के -π/2 से प्लस π/2 कर दिया है। अब फटाफट चलिए, बिल्कुल सिंपल होने जा रहा है। काटिए जो कटता है, तो बड़े खुशी के साथ आप काटेंगे। देखिए r और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया। r और सेक स्क्वायर थीटा कट गया। बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा है k लेमड़ा। k कांस्टेंट है, लेमड़ा कांस्टेंट है। समाकलन जब भी करते हैं कांस्टेंट क्या होता है, आउट, बाहर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको बाहर कर लिया, k लेमड़ा बटे में r। अंदर क्या बचा, तो अंदर बच्चों बच गया आपके पास कोस थीटा d थीटा। क्या बच गया, कोस थीटा d थीटा। यानी ये इक्वेशन ये कह रहा है कि कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और आपको ये ध्यान है, कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब कोस थीटा का अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन का निशान है, तो अवकलन करते हैं तब तो माइनस का साइन थीटा आता है। लेकिन कोस थीटा को जब समाकलन किया जाता है, कोस थीटा का समाकलन किया जाता है, तो ध्यान रखना प्लस का साइन थीटा ही होता है। यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोस थीटा का समाकलन क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। लेकिन अवकलन जो होता है, अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। तो मैंने यहाँ पे समाकलन कर दिया, कोस थीटा का समाकलन हो गया साइन थीटा, और इस पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगा, -π/2 से प्लस का π/2, और लिमिट लगा के क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट यानी π/2 साइन π/2 माइनस साइन माइनस का π/2। देखिए
यहाँ पे साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है ये आपको पता होगा। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही मुझे साइन माइनस का पाई बाई 2 चाहिए, तो ये क्या करता है माइनस बाहर दे देता है साइन, और इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ये मान रखेंगे वहाँ पे, जब आप ये मान रखोगे यहाँ पे क्या रखेंगे हम 1, और यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 1। तो देखिए क्या होगा जब इस मान को रखूँगा, तो सोचो क्या होगा इस मान को रखने पे अपने पास। यहाँ पे रखा मैंने, ये के लेमड़ा तो रह गया मेरा, के लेमड़ा बटे आर, ये हो गया 1 और फिर माइनस का 1 और क्या हो गया माइनस का 1। अब गौर से देखो 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। भाई ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो अपना जो आंसर है वो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 के लेमड़ा बटे में आर। और यही सूत्र हमने क्या किया था गाउस से भी निकाला था, यही क्या किया था हमने गाउस से भी निकाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंसेप्ट टिपिकल था, कंसेप्ट क्या है टिपिकल है, लेकिन इसको एक बार और वीडियो को देखोगे 100% आपके समझ में आएगा। और कॉपी में करिए इसे, आप सुन के फिर क्या करें कॉपी में करिए, आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 का, पढ़िए आप 31 नंबर के प्रश्न को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव के नाभिकों का निर्माण करते हैं। ये तो पता ही है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं नाभिक के अंदर होते हैं, है ना। अधिक मूल इकाइयाँ जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हुए हैं। भाई ये कहा जाता है कि प्रोटॉन क्वार्क से बना हुआ है और न्यूट्रॉन भी क्या है क्वार्क से बना हुआ है। क्वार्क की चर्चा हमने बीच में की थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। किसमें की थी क्वांटीकृत सिद्धांत में हमने क्वार्क की चर्चा की थी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बनता है और न्यूट्रॉन भी क्या होता है 3 क्वार्क से बनता है। क्वार्क 2 तरह के होते हैं, एक तो अप होता है एक डाउन होता है। अप 2/3 है ना, और डाउन माइनस का 1/3 होता है। हालांकि ये कह रखा है यहाँ पे कि क्वार्क क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला अप क्वार्क जिसे आप यू से, यू यानी अपर है ना, यू से निर्देशित करते हैं, जिन पे क्या होता है प्लस का 2/3 ई होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्लस के 2/3 ई आवेश आ जाएगा। दूसरे में जो होता है वो डाउन होता है क्वार्क, और इसमें क्या होता है माइनस का 1/3 ई होता है आवेश होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होता है सामान्य द्रव बनाते हैं। ये अपने को पता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शुरू से सुनते आ रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए, यानी प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में क्वार्क के संगठन को सुझाना है कि संगठन कैसे होंगे। यानी कहने का मतलब है अप क्वार्क कितना होगा और डाउन क्वार्क कितना होगा। देखिए क्या बता रहे हैं क्वेश्चन को, अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है। तो कुछ क्वार्क तो क्या होंगे अप होंगे, कुछ क्या होंगे डाउन होंगे। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं ये मान लेते हैं जो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क है ना, उसमें से n क्वार्क क्या है अप है, n क्वार्क क्या है अप वाला है। शेष कितना बचा, देखो टोटल कितना था आपने टोटल बताया था 3, और इसमें से मैंने क्या किया n तो मान लिया, तो शेष कितना बच गया। तो शेष कितना बचेगा मेरे पास 3 - n होगा। शेष कितना होगा 3 - n, तो ये 3 - n क्या हो जाएगा डाउन क्वार्क होगा। ये 3 - n क्या हो जाएगा डाउन क्वार्क होगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप ये जानते हो प्रोटॉन में क्या होता है एक ई होता है, प्लस का होता है ना सिंगल धनात्मक होता है। तो हमने क्या किया गणितीय समीकरण बना लिया, n अप क्वार्क लिया था, अप क्वार्क की वैल्यू रख दी 2/3 ई, प्लस डाउन क्वार्क कितने हैं आपके पास 3 - n है, इसकी वैल्यू ले लिया अपन ने कितना माइनस का 1/3 ई। इसको हल करो, इसको हल करोगे तो देखिए ये तो आ गया 2/3 n ई, आ गया समझ में। यहाँ देखिए 3 से इस 3 को काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आएगा माइनस का कितना, इस 3 से इस 3 को काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का ई आएगा ना। भाई यूँ लिखा हुआ है, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, और इसको मैं गुणा करूँगा माइनस का 1/3 ई से। ये 3 ई से 3 ई तो कटा, कितना आ गया ई आ गया। तो ये अपने पास आ गया माइनस का ई, और ये फिर इससे गुणा हो जाएगा। ये जब गुणा होगा इस वाले से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, तो ये आ गया 1/3 n ई। समझ गए यहाँ तक। ये माइनस का ई उधर ले जाओ,
इस माइनस ई को क्या करें, उधर लेके जाएं। जब माइनस का ई उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। और ये 2/3 ne और 1/3 ne जुड़ के कितने हो जाएंगे, 1 ne हो जाएगा ना भाई। ये तो अपन जानते हैं ना, 2/3 और 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है ना। तो ये होगा 2/3 और 1/3 को हमने जोड़ा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे। तो कुल मिला के मेरे पास ne बराबर कितना आ रहा है, 2e आ रहा है। ne बराबर कितना आ रहा है, 2e आ रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। n का मान कितना आ गया, e से कट गया, 2 आ गया। तो n आपने क्या माना था, अप क्वार्क माना था। तो n का मान कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ठीक है, डाउन क्वार्क कितना माना था हमने, 3 - n माना था, यानी 3 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं, 2 तो अप क्वार्क होते हैं और 1 क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, और इसको लिखना चाहूँ, 2 अप है तो 2 बार u और 1 डाउन है तो 1 बार d। तो मैं इसको u से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन में क्या होगा, 2 अप क्वार्क होंगे और 1 डाउन क्वार्क होगा। सेम इसी की तरह आप न्यूट्रॉन के लिए हल कर लें। सेम बराबर में न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, आवेश नहीं होता। तो बराबर में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। वहाँ पे बराबर में आपने e रखा था, यहाँ पे 0 रखो और इसको हल करोगे। इसको हल करने के बाद हमारे पास n का मान कितना आएगा, 1 आएगा। n का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब अपने पास ये n का मान तो 1 आ गया, 3 - n का मान कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2। तो 1 तो क्या हो गया, अपवार्ड, 2 क्या हो गए, 1 तो अप क्वार्क हो गया और 2 क्या हो गया, डाउन क्वार्क हो गया। तो इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यूँ लिखेंगे UDD। क्या लिखेंगे, UDD। समझ गए बात को। प्रोटॉन में UUD, 2 अप थे 1 डाउन था, यहाँ पे 1 अप है 2 डाउन है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, हम 32 के लिए क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, किसी यादृच्छिक स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। इस विन्यास को किसी शून्य विक्षेप स्थिति यानी नल पॉइंट का मतलब होता है वहाँ पे E क्या होता है, 0 होता है, पर कोई छोटा प्रेक्षण आवेश रखा गया है। उस नल पॉइंट पे क्या किया, एक छोटा सा प्रेक्षण आवेश रखा गया है। हमें यह दर्शाना है कि यह दर्शाइए कि प्रेक्षण आवेश संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। संतुलन क्या है इसका, अस्थायी है, ये प्रदर्शित करना है। बी पार्ट अपन अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बात करें कि संतुलन अस्थायी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये चर्चा करें कि संतुलन अस्थायी का मतलब क्या होता है। देखिए, संतुलन अस्थायी का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास ये क्या है, एक कटोरा है या फिर क्या बोल सकते हैं अर्धगोला है। ये क्या है मेरे पास, अर्धगोला है, सेमी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंची रख रखी है या कोई भी एक पदार्थ रख रखा है छोटा सा, इसको रख रखा है। अब देखिए इस पोजीशन में तो सही है। अब मैं क्या करूँ, इसको हल्का सा छेड़ दूँ। इसको क्या करूं, हल्का सा छेड़ दें, इसमें हल्का सा क्या करें, ये लगाएं। हल्का सा छेड़ोगे तो क्या होगा, ये एकदम से गिर जाएगा और गिरने के बाद ये क्या होगा, एकदम से यहाँ गिर जाएगा। गिरने के बाद वापस ऊपर आएगा क्या, वापस ऊपर नहीं आएगा। वापस क्या होगा, ऊपर नहीं आएगा, यानी अपनी संतुलन की अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी इसमें रिवर्स फोर्स कोई सा ही नहीं लग रहा कि इसको वापस वहाँ लेके जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका संतुलन कैसा हुआ, अस्थायी हुआ। संतुलन कैसा हो गया, अस्थायी हुआ। मतलब यही होता है। स्थायी संतुलन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए अब मैंने इस तरह का ले लिया है ना, इस तरह कर दिया और यहाँ पे मैंने उस पदार्थ को या कंचे को कुछ भी रख दिया। अब देखिए यहाँ पे रखने के बाद अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ ले जाऊँ, मैं पकड़ के क्या करूँ, यहाँ ले जाऊँ, तो ये वापस क्या होता है, यहीं आ जाएगा। अगर यहाँ ले जाएंगे तो भी वापस क्या होगा, वहीं आ जाएगा। ये स्थायी संतुलन है। ये क्या है, स्थायी संतुलन है। ठीक है, समझ गए। अस्थायी ये क्या था, स्थायी नहीं था, ये तो क्या था, अस्थायी था। ये अपना जो शुरू वाला दिखाया, यहाँ पे संतुलन की स्थिति कैसी थी, अस्थायी थी। और इसकी बात की, इसमें संतुलन की स्थिति कैसी है, स्थायी है। ठीक है, स्टेबल है ना, वो नॉन स्टेबल है। ठीक है, चलिए प्रश्न में वापस चलता हूँ, प्रश्न को वापस समझने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है, किसी यादृच्छिक स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। वहाँ पे शून्य विक्षेप जहाँ पे E 0 था, वहाँ पे छोटा प्रेक्षण आवेश रखा गया है। एक क्या क्या हमने टेस्ट चार्ज रखा है जहाँ पे E का मान 0 है। अपने को बताना है कि वहाँ पे प्रेक्षण आवेश संतुलन आवश्यक रूप से क्या होगा, अस्थायी होगा, ये संतुलित नहीं होगा, ये बताना है।
हालांकि इसको आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हो, लेकिन एक बार समझ लो उसके बाद आप अपनी भाषा में लिख लेना। पहले अपन क्या करें, एक बार समझ लें ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ई 0 है तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ई 0 है तो वहाँ पे क्या होगा, आवेश भी तो 0 आएगा भाई, आवेश भी 0 आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई कि आवेश भी 0 होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक चीज़ लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये है, एक ये है अपने पास, ठीक है। दोनों या तो माइनस के ले सकता हूँ या प्लस के भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं इनके विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दर्शा देता हूँ, इस तरह इनकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है। ये अपने विद्युत क्षेत्र की इनकी रेखाएं मान लें इस तरह की है। अगर आप प्लस का लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक बार प्लस का ले लिया, चलो ये भी प्लस का ले लेता हूँ, ये भी प्लस का, तो क्या होगा, प्लस से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है, बाहर जाती है, तो ये जाती हुई प्रतीत होंगी। ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ये जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बिंदु लेता हूँ अपने पास, जो एक बिंदु है, इस बिंदु की बात करता हूँ। यहाँ पे ई का मान 0 है, आप ये मान के जाना, यहाँ पे क्या है, ई का मान 0 है, ठीक है। जो नल पॉइंट है ना, इसने कहा था ना एक नल पॉइंट है अपने पास, ये देखिए नल पॉइंट है ई का मान, तो उस नल पॉइंट को ये मान लिया मैंने कि यहाँ पे ये नल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो साम्य अवस्था में है, स्थिर है। एक मैं वो लेके आता हूँ पॉइंट चार्ज, मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज लेके आता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट चार्ज को रखा, तो ये क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, होगा ना। अब मैं इस पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ, मैं क्या करूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ, इसको यहाँ ना रख के अगर मैं थोड़ा सा दूर कोई और रखूँ तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं एक बार। मैं इसको क्या करूँ, यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे लेके आऊँगा तो सीधी सी बात है, जब यहाँ लेके आऊँगा तो क्या होगा, इसको वापस संतुलन की अवस्था में लाने के लिए एक रिवर्स फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स क्या होगा, लगेगा, ये इसको धकेलेगा कि यहाँ लिया वापस से, है ना। अगर मैं इसको यहाँ ना रख के, सपोज कीजिए मैं वहाँ भी नहीं रखना चाहता, दूसरी जगह और लेके जाना चाहता हूँ, मैं लेके जाना चाहता हूँ इसको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लाऊँ तो यहाँ से फोर्स लगेगा, ये तो होगा, यहाँ से लगेगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो इधर से फोर्स लगेगा कि वापस अपनी जगह जा। यहाँ लाता हूँ तो ये फोर्स लगाएगा, आप अपनी जगह जाओ। यहाँ लाता हूँ तो ये फोर्स लगाएगा, यहाँ लाता हूँ तो क्या होगा, ये फोर्स लगेगा, यहाँ लाता हूँ तो क्या होगा, ये फोर्स लगेंगे। इस तरह क्या होंगे, फोर्स लगेंगे। ये सब के सब क्या करेंगे, जो अपने पास टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज को वापस उस काले वाले बिंदु पे जहाँ पे कहते हैं साम्य अवस्था है, वहाँ धकेलने की कोशिश करेंगे सब के सब। तो कुल मिला के मुझे ये पता चल गया कि विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, जैसी आपको दिखाई हुई है इस तरह की विद्युत बल रेखाएं होंगी, ठीक है। इस तरह की क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं होंगी। क्लियर यहाँ तक, यानी इस तरह ये फोर्स भी लगेगा इनका, तो फोर्स इन डायरेक्शनों में लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक गाउस पथ या गाउस पृष्ठ की परिकल्पना कर लेता हूँ, इनको घेरता हुआ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक गाउस पथ ले रहा हूँ, इनको घेरता हुआ। ये ले लीजिए, यहाँ पे ये मैंने ले लिया, इनको घेरता हुआ। आप चाहें तो अंदर से भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला ही ले लेते हैं ताकि हमारे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हमने कहते हैं अंदर वाला लिया है तो क्या होगा, मान लो ये अंदर से भी ले लो, एक ही बात है वैसे तो, अंदर वाला मान लीजिए। चलिए अंदर वाला मैंने क्या किया, एक गाउस पृष्ठ लिया। अब सुनिए बात को, अब ये गाउस पृष्ठ है और ये क्या कर रहे हैं, बल रेखाएं जा रही है। ये क्या कर रही है, बल रेखाएं जा रही है। तो जब ये बल रेखाएं जा रही है तो 100% क्या होगा, इस गाउस पृष्ठ से लंबवत तो गुजर ही जाएंगी ना बल रेखाएं भाई, क्या होंगी, लंबवत गुजर जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई बल रेखा तो क्या होगी, परपेंडिकुलर गुजरेगी। बहुत सारी रेखाएं देखिए आप, सारे के सारे क्या हैं, इनवार्ड रेडियल है, तिरछे है, अंतर्मुखी है ना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। ये सारे के सारे क्या हैं, फ्लक्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, फ्लक्स हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान तो मुझे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है, यानी मैं कहूँगी इसके हिसाब से फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स आ रहा है, कुछ ना कुछ तो क्या है, फ्लक्स आ रहा है। ये तो क्लियर। लेकिन आपने यहाँ पे E का मान क्या बताया था, 0 बताया था। और जब हमने E का मान 0 बताया था, वहाँ पे उस बिंदु पे हमने क्या कहा, E का मान 0 बताया था और उससे हमने क्यों 0 निकाला था कि आवेश नहीं है। वहाँ पे सिग्मा क्यों बोल सकते हैं, आवेश नहीं है। और फाई का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी 0 बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। भाई इसके हिसाब से तो फ्लक्स होना ही नहीं चाहिए,
इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना ही नहीं चाहिए, यानी ई यहाँ पे 0 तो फ्लक्स नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं होगा तो ऐसी पोजीशन बन ही नहीं सकती, जो मैंने बनाई है इस तरह की पोजीशन बन ही नहीं सकती। और बन नहीं सकती तो जो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे थे आप इतनी देर से, क्या कर रहे थे आप इतनी देर से, जो परीक्षण आवेश था, ध्यान रखना परीक्षण आवेश का कोई आवेश नहीं होता है ना, परीक्षण आवेश को वापस हम क्या कर रहे थे, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास आ गया कि जब मैं स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, परीक्षण आवेश को स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे फाई का मान प्राप्त होता है, यानी फ्लक्स पता चलता है कि फ्लक्स कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वास्तव में फ्लक्स नहीं होना चाहिए। तो फ्लक्स नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, वो परीक्षण धनावेश क्या है, स्टेबल नहीं रह पाएगा। समझ गए बात को, स्टेबल नहीं रह पाएगा। अब इन चीज़ों को आप समझा सकते हैं परीक्षा में और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या करनी है, आपको अपनी भाषा में लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। वो की वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, वो की वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि तथ्य को व्यक्त करता है कि उदासीन बिंदु के निकट क्षेत्र रेखाएं उदासीन बिंदु की ओर क्या है, निर्दिष्ट है, और उदासीन बिंदु के चारों ओर एक हमने क्या किया, बंद पृष्ठ से नेट अंतर्मुखी फ्लक्स गुजरना चाहिए, जो कि भी गुजर रहा था, है ना। और गाउस के नियम के अनुसार आवेश रहित बंद पृष्ठ में नेट फ्लक्स क्या होता है, संबद्ध नहीं होता है। जो अपन ने वो पृष्ठ बनाया ना, वहाँ पे तो होता ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें अपने को यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। और दोबारा वही कहूँगा मैं आपको, आप सारी चीज़ें अपनी भाषा में लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भी लिख पाओगे। जैसा मैंने समझाया उसको क्या करें, आप अपनी भाषा में उतार सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना ए पार्ट कंप्लीट हुआ, इसका बी पार्ट भी है अपने पास, क्या है, प्रश्न का बी पार्ट भी है। तो चलते हैं एक बार प्रश्न में वापस से और बी पार्ट को देखते हैं कि बी पार्ट में ये क्या कहना चाहते हैं। हमें देखना है ये बी पार्ट में क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं बी पार्ट में ये कह रहे हैं, इस परिमाण का समान परिमाण तथा चिन्हों के दो आवेश जो कि एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हैं, सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। इस परिमाण का क्या होना चाहिए, समान परिमाण और चिन्हों के दो आवेश लिए गए हैं, समान परिमाण है, चिन्ह के क्या है, दो आवेश हैं। तो सरल विन्यास के लिए क्या करना है, सत्यापन करना है, मतलब उसके लिए भी बताना है कि स्टेबल नहीं होगा। हमें क्या करना है, उसके लिए भी शब्द बताना है कि स्टेबल नहीं होगा, ये चीज़ बतानी है। तो चलिए इसके लिए भी हम बताते हैं। हम क्या करें, यहाँ पे एक चित्र और ले लेते हैं, ऐसा कैसा ही हम एक चित्र और बना लें। यहाँ पे देखिए, अपन ने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, प्लस क्यू ले लो, इधर भी क्या करो, प्लस क्यू ही लेना है, ठीक है। इधर भी क्या किया, प्लस क्यू ही लेना है, दोनों आवेश हैं। यहाँ पे मेरा जो परीक्षण आवेश है यहाँ पे स्टेबल है, ये परीक्षण आवेश क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। कैसा है, संतुलन की अवस्था में। अब मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा उस साइड खिसका दूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के, इसको हटा के क्या करूँ, यहाँ लगा देता हूँ, इस जगह ले जाता हूँ। तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल निकट आ गया, निकट आ गया। हम जानते हैं कि दूरी अगर कम होती है तो तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूरी कम होती है तो तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इसको वापस से ज़्यादा बल लगा के वापस धकेल देगा। इसकी तीव्रता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो वापस धकेल देगा। और ये भी उधर धकेलता है, लेकिन ये क्या करेगा, कम लगा पाएगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, कम है ना। इसकी दूरी तो कम है इसलिए ज़्यादा लगाएगा, इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए बल क्या होगा, कम लगा पाएगा। तो वापस क्या करेगा, इसको यहाँ स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल कर सकता है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन रुकिए, आप ये मत लिख देना कि स्टेबल हो गया। स्टेबल कर सकता है, मैंने ये कहा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ये क्यू यहाँ लिया और ये रहा अपने पास क्यू, और ये जो मेरा परीक्षण आवेश है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, ऊपर की ओर ले जाऊँ, इस पर क्या करूँ, ऊपर की ओर ले जाऊँ। अब क्या होगा, अब देखते हैं इसकी दिशा क्या होगी। बराबर दूरी पे लेके आया हूँ, तो ये दूरी भी क्या है मेरी, बराबर है। तो इधर की ओर लगेगी, मान लो ये आपका E1 है, और इधर की ओर लगेगा, ये मान लिया हमने क्या, E2 मान लिया, ठीक है। हमने एक को E1 मान लिया और एक को क्या मान लिया, E2, ठीक है। दोनों बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, बराबर का किया हुआ है। अब देखिए इनका जो परिणामी निकलेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं इनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, इनके कोणों का अर्धक, इनके कोणों का क्या होगा, अर्धक, यानी सामने वाले बिंदु से आएगा और ये E निकलेगा, इधर निकलेगा, यहाँ से सीधा जाएगा। अब जो मेरा यहाँ पे रखूँगा, इसकी वजह से ये Q0 किधर जाएगा, तो ऊपर की ओर भाग जाएगा। किधर चला जाएगा, जितना ऊपर ले जाऊँगा तो ऊपर की ओर भागता जाएगा। ये क्या होगा,
ऊपर की ओर भाग जाएगा। ऐसे ही इस Q0 को यदि मैं नीचे की ओर ले गया होता, इस बिंदु पे लेके गया होता, तो सेम वही वाली कहानी वापस से, आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, E3 और E4, इसका जो परिणामी होगा इधर की ओर लगेगा, इसकी दिशा इधर की ओर होगा, ये Q0 क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, है ना। तो जैसे ही मैं ऊपर ले जाता हूँ ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे ले जाता हूँ नीचे की ओर, इसी दिशा में करता हूँ तब तो स्टेबल होने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने पे स्टेबल नहीं होता। ऐसे और भी है, ऊपर नीचे की बात नहीं है, थोड़ा सा इधर भी ले जाऊँगा तो अपने एंगल के हिसाब से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ये इसकी स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी थी। लिखना चाहें तो आप पूरा का पूरा अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने कहा है वही शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका भी ले सकते हैं, वो चीज़ लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल 100% समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है प्रारंभ में एक्स अक्ष के अनुदिश Vx चाल से गति करता हुआ दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। जैसा कि चित्र बना हुआ है, ऐसा कैसा चित्र आपने और देखा था प्रश्न संख्या 14 में देखा था, वहां पे हमने ये विक्षेपण की बात की थी। तो यहाँ पे ये क्या पूछना चाहते हैं आप पढ़ लें। फाइनली हम ये देखें हमें क्या पूछना चाहते हैं, ये चाहते हैं ऊर्ध्वाधर विक्षेप का मान निकालना। हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर विक्षेप का मान ज्ञात करना है। आप 14 नंबर के प्रश्न को देखें, वहां पे समझ में आ जाएगा। वहां बताया था आपको कि ये यूं सीधा चलना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इधर से यूं टेढ़े हो जाते हैं, ये विक्षेप हो जाता है। वहां पे विक्षेप के लिए मैंने आपको निकाल के हल करके दे रखा है। वहां पे फॉर्मूला बनाया था अपन ने, S = ut + ½ AT²। ए का मान निकाला था, वो मान यहाँ पे हमें रखना है, इसलिए ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। हल्का सा बता दूँ अपने पास कि ये है, इसका कहते हैं पहले वाले का पता करना है। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि पहले वाले का पता किए, तो पहले वाले को मैंने अलग से बना दिया, और ये कण क्या होगा, यूँ सीधा जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, विक्षेपित हो गया। ये विक्षेप पता करना है हमें, ठीक है। तो विक्षेप पता करने के लिए हमारे पास E तो है, अपने पास E क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा, J है ना, I J K होता है, I x के लिए, J y के लिए, K z के लिए होता है। तो ये क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, केवल Vx होगा, x के डायरेक्शन वाला होगा, y के डायरेक्शन वाला नहीं होगा। जो लग रहा है ना वो यूं चल रहा है, तो Vy का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे आप ऊर्ध्वाधर वेग कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग कहेंगे। ये तो आपको पता ही है, F बराबर क्या होता है, QE होता है। F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो हमने ये F ले लिया, QE। और A बराबर जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, F/m होता है। और मैंने क्या किया, F का मान QE रख दिया। तो फाइनली जो मेरे पास A का मान आया, जो त्वरण आया ऊपर की ओर जाता हुआ, उस त्वरण का मान कितना आ गया मेरे पास, QE/m आ गया। इसका जो त्वरण है क्षैतिज दिशा में नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कुल मिला के कि जो त्वरण होगा वो क्या होगा, QE/m होगा। प्रश्न संख्या 14 में भी ऐसा ही हमने किया था। वहाँ पे हमने क्या किया, S निकाला। S क्या होता है, ut + ½ AT² होता है। U का मान 0 कर देंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर नहीं है, A का मान रख देंगे और T अभी रखते हैं, है ना। तो ये जब सारे मान रखोगे तो सारे मान रखने पे आपके पास ये आ जाएगा 1/2 QE/m L/V, यानी Vx का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ये मान आया। ये कहाँ से आया ये भी बता दूं आपके पास, T जो है, T मैंने यहाँ से लिया है। T चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, और वैसे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटे में चाल, तो इस T का मान रख दिया अपन ने यहाँ पे, A का मान रख दिया, और इसको मान क्या किया, 0 कर दिया। बस आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास ये विक्षेप आ गया। अपने पास क्या आ गया, ये विक्षेप आ गया कि y बराबर QE L² बटे में 2m V² या Vx²। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। अपना क्या है, इसी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न में क्या किया आपको, एक तो V का मान दे दिया, और उनके जो प्लेट रखी हुई है उनके बीच की दूरी दे दी, ठीक है, और E का मान भी दिया हुआ, ये सारे मान दे दिया। और आपको ये पता करना है कि ऊपरी प्लेट इलेक्ट्रॉन पे कहाँ टकराएगा। हमें क्या करना है, ये पता करना है कहाँ टकराएगा, यानी ये चित्र है, तो ये पता करना है कि यहाँ पे जो टकरा रहा है ना, ये दूरी पता करनी है। यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की केवल क्या करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। समझिए बात को।
पूरी दूरी कितनी है, तो पूरी आपकी क्या है, अपन ने d मान रखा है, कंप्लीटली क्या मान रखा है, d मान रखा है, ये कंप्लीट क्या है d, तो आधी कितनी हो जाएगी, तो आधी अपनी क्या होगी, d/2 होगी, सेंटर से जा रहा है ना, आधी की होगी d/2 होगी। तो इसका ध्यान रखना है अपने पास। तो अपने पास क्या हो गया, d/2 की वैल्यू कितने आ गई, 0.25 सेंटीमीटर है, और इसको हमने क्या किया, मीटर में बदल रखा है, हमने क्या किया, मीटर में बदल लिया। और देखें हम पिछले प्रश्न में हमने ये y का मान निकाल लिया था ना, मैं विक्षेप y का मान निकाल लिया था। कुछ नहीं करना, अपने को इन सबके मान रखने हैं, सबके मान क्या करने हैं, रखने हैं। तो थोड़ा सा सरल करके हमने क्या किया, l² निकाल ले, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन वर्ग करके l² बराबर क्या हो गया, l² मतलब x², वहाँ पे हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो ये आ जाएगा 2mv²/qe। अब आपके पास सबके मान हैं, हमारे पास क्या है, सबकी वैल्यू है, तो सबकी वैल्यू आप क्या करें, रख दें 2, ये अपने पास 9 m की वैल्यू क्या है, 9.1 × 10⁻−31, ये आपको पता ही है, ठीक है। y है ना, v² और 1.6 या q और e, इन सब के क्या करना है, आपको केवल मान रखने हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो सभी मानों को रख के वर्गमूल वगैरह हल करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.118 सेंटीमीटर, यानी 1.118 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए बात को भाई। आपके पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू आपको दिए हुए हैं। देखिए ई का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है आपको, ई का मान दे रखा है इन्होंने, ये डी दे रखी है, डी दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, d/2 लेना है। तो 0.5 में 2 का भाग दे के तो निकाल ही सकते हो ना। तो हमने क्या किया, 0.5 में 2 का भाग दे दिया, 0. कितना हो गया, 25, यानी 25, ये कितना हो गया 0.25, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये सारी वैल्यू अपने पास क्या है, दी हुई है। और हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ये फॉर्मूला भी निकाला था। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, एल का मान, जिसको हमने एक्स मान रखा है, या आप एल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये फाइनली हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।